हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग अगर बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपको बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको पता होगा कि 15 नंबर का इंग्लिश पूछता है, 15 नंबर का हिंदी पूछता है, 25 नंबर का रीजनिंग पूछता है, 25 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है और 40 नंबर का जीएस पूछता है। तो जीएस में तो आप लोग कोई भी है ना, मतलब कि गेस नहीं कर सकता है और 40 में 40 कोई बना भी नहीं पाएगा कितना भी पढ़ ले, ठीक है। तो जीएस में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मुश्किल से 25-30 तक पहुंच पाएंगे, वो भी बहुत है। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट को तो अच्छे से पढ़ के हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग तो आप लोग खुद से कर ही लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, इंग्लिश हिंदी में भी करेंगे। लेकिन जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, ये इसमें हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना आप लोग इससे पहले कभी भी नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। रीजनिंग में तो आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो पढ़े होंगे। इंग्लिश हिंदी तो पूरा बचपन से लेके अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए, इसलिए मैं सोची हूँ कि इसे इसको अच्छे से पढ़ा दिया जाए, ताकि आप लोगों से टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 25 में आराम से 25 नहीं तो 22-23 तो सही कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है बिहार में भौतिक संसाधनों का, सॉरी, विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। जो विद्यालय में जो है ना, स्कूल में जो भौतिक संसाधन होते हैं ना, उसका प्रबंधन हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हर एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे तो हम लोग फटाफट बता दें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या है, उद्योग, व्यापार तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रबंधन का अपना महत्व है। देखिए, प्रबंधन का इंग्लिश होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो उद्योग के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रबंधन का महत्व है, ठीक है। इस ये सब में अगर अच्छे से प्रबंध किया जाए, अच्छे से मैनेज किया जाए, तो फिर अच्छे से विकास हो सकता है। तो प्रबंधन के द्वारा समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा उनका उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग मैनेजमेंट सही से करेंगे ना, तो जो भी हम लोगों के पास रिसोर्सेज है, जो भी संसाधन है, उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकेंगे, अगर हम लोगों को मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। उद्योग, व्यापार तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रबंधन का अपना महत्व है। प्रबंधन के द्वारा क्या किया जाता है, समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था व्यवस्था तथा उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इससे कार्य प्रणाली में गति आती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी कार्य है उसमें जल्दी जल्दी काम होता है और संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग होता है, ठीक है। तथा उद्देश्यों की पूर्ति सहजता के साथ हो जाती है। अगर प्रबंधन सही से रहता है ना, तो उसके पास जो भी भौतिक संसाधन मौजूद है, उसमें से जो भी काम है वो काम जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। और जो भी उद्देश्य होगा उस काम का करने का, वो आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रबंधन ही वह तत्व है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्य को कम से कम समय तथा परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन ही एक ऐसा चीज़ है ना, जिससे हम लोग कोई भी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कम से कम समय में और तथा कम से कम परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उद्योगों में प्रबंधन को इसी अर्थ में लिया जाता है, किंतु डेविस ने इसका प्रयोग उद्योगों से लेकर शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्रों में भी किया। तो अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि प्रबंधन का प्रयोग शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्र में किसने किया, तो हम लोग किनका नाम लेंगे, डेविस का नाम लेंगे। किसका नाम, डेविस का। क्या लिखा गया है, उद्योगों में जो प्रबंधन है ना, उद्योगों में प्रबंधन को इसी अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। किंतु डेविस ने इसका प्रयोग उद्योगों से लेकर शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्रों में भी किया। तो अब प्रबंधन का प्रयोग किसने किया, तो हम लोग डेविस का नाम बताएंगे। इस प्रकार प्रबंधन या व्यवस्था प्रत्यय का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, ठीक है। प्रबंधन के द्वारा शिक्षण तथा अधिगम के लिए न केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था ही की जाती है, अपितु उनके उनमें इस प्रकार परस्पर समन्वय किया जाता है, जिससे वांछित वांछित उद्देश्यों की सहज की ही प्राप्ति हो सके, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो प्रबंधन के द्वारा जो शिक्षण तथा अधिगम है ना, उसमें ये नहीं कि इसे केवल केवल मानवीय और भौतिक संसाधन की व्यवस्था होगा। प्रबंधन में जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको संसाधन ही का व्यवस्था करके दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जितने भी उद्देश्य है ना इस प्रकार इसमें, तो इस परस्पर समन्वय से, ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति सहज से अच्छे से आराम से हो जाता है, ठीक है। प्रबंधन के द्वारा ही हम विभिन्न अधिकारियों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व तथा उनके स्थिति क्रम का निर्धारण करते हैं। प्रबंधन किसी भी संगठन, चाहे वो औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से, का मस्तिष्क कहलाता है। तो अगर ये परीक्षा में पूछा जाए कि मस्तिष्क किसे कहा गया है,
ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबंधन को। ऐसे पूछा जाएगा शिक्षा जगत में मस्तिष्क किसे कहा गया, तो हम लोग प्रबंधन बोलेंगे। या ये पूछा जाए कि इस औद्योगिक जगत में प्रबंधन किसे कहा गया, तो मस्तिष्क बोलेंगे। लेकिन औद्योगिक जगत में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि शिक्षा जगत, यहाँ टीचिंग का एग्जाम है तो शिक्षा के बारे में ही पूछा जाएगा, शिक्षा के बारे में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, शिक्षा जगत का मस्तिष्क। शिक्षा जगत को क्या है क्वेश्चन, संगठन चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हो या शिक्षा जगत का क्या कहा जाता है, तो उसको मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, प्रबंधन जो है ना शिक्षा जगत का मस्तिष्क है, याद रहेगा। शिक्षा जगत का प्रबंधन जो है वो शिक्षा जगत का क्या है, तो मस्तिष्क। यही उल्टा पुल्टा करके अपने हिसाब से पूछेगा। ठीक है, यही नीति निर्धारण का कार्य करता है तथा उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है। नीति निर्धारण का काम कौन करता है, तो प्रबंधन करता है। यही भविष्य के लिए योजना निर्माण का भी कार्य करता है। भविष्य में कौन कौन योजना, कैसे कैसे क्या काम करना है, ये सभी मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन से ही होता है। कहा भी गया है, प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है। प्रबंधन जो है ना, प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है तथा उनके क्रियान्वयन का प्रयास करता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जब से तकनीकी का प्रवेश हुआ है, तब से शिक्षा तथा शिक्षण के क्षेत्र में प्रबंधन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जब से है ना शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आया है ना, तकनीकी, तब से जो है ना प्रबंधन का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। प्रबंधन का महत्व पहले भी था, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद, तकनीकी आने के बाद और ज़्यादा प्रबंधन का महत्व बढ़ गया है। फलतः प्रबंधन में अब शिक्षण से संबंधित कार्यों तथा क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। स्कॉट के अनुसार विवादों को न्यूनतम करना ही प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है। तो ऐसे पूछा जाएगा परीक्षा में, स्कॉट के अनुसार प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा स्कॉट के अनुसार प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, विवादों को न्यूनतम करना। क्या है, विवादों को न्यूनतम करना, तो याद रहेगा। और ये प्रबंधन शब्द किसने दिया, डेविस ने। ठीक है, औद्योगिक और शिक्षा जगत दोनों में दिया था। और स्कॉट के अनुसार प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो विवादों को न्यूनतम करना। ठीक है, प्रबंधन के द्वारा नियोजन का कार्य किया जाता है। प्रबंधन के द्वारा नियोजन का कार्य किया जाता है। नियोजन के कारण हम शिक्षण में अनिश्चितता तथा अस्पष्टता को दूर कर अपने कार्यों तथा उद्देश्यों में स्पष्टता तथा सुदृढ़ता लाते हैं। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा उद्देश्य परक बनती है। शिक्षक एक नेता होता है। प्रबंधन हमें नेता के कार्य, गुण तथा दायित्वों से अवगत कराता है। ठीक है, शिक्षक जो है वो एक नेता है। नेता का क्या क्या काम है, क्या गुण है, क्या दायित्व है, ये सभी हम लोग को प्रबंधन से पता चलता है। प्रबंधन से नेता की कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। प्रबंधन में केवल अधिकार तत्व ही शामिल नहीं है, अपितु इसमें वैज्ञानिक चिंतन, व्यवस्थापन, दिशा निर्देशन तथा नियंत्रण आदि भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का है प्रबंधन। अभी और है, संक्षेप में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंधन जो है ना, संक्षेप में इस प्रकार हम कह सकते हैं, प्रबंधन नियोजन, क्रियान्वयन, पुनर्चिंतन से संबंधित होता है। प्रबंधन नियोजन, क्रियान्वयन, पुनर्चिंतन, ये सब चीज से संबंधित होता है। कुछ परिभाषा है, वो परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। प्रबंधन का क्या क्या परिभाषा है, अलग अलग आदमी के द्वारा क्या क्या दिया गया है। कुछ विद्वान, साइंटिस्ट मतलब कुछ विद्वान जो है वो प्रबंधन को दूसरे से कार्य करने की कला मानते हैं। प्रबंधन को क्या बोला जाता है, कुछ विद्वान जो है ना वो प्रबंधन को बोलते हैं दूसरों से कार्य करने की कला। ठीक है, दूसरों से कार्य करने की कला, यह प्रबंधन की अत्यंत ही संकीर्ण एवं अपर्याप्त परिभाषा है। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं, विद्वान का नाम नहीं बोला गया। अब हम लोग अलग अलग विद्वान जो है ना, ये परीक्षा में पूछा जाता है, अलग अलग लाइन देखिए ये किसके द्वारा कथन कहा गया है, ये सब। एक है हेरल्ड कुंज, क्या नाम है, हेरल्ड कुंज के अनुसार प्रबंधन का क्या परिभाषा है, तो हेरल्ड कुंज के अनुसार प्रबंधन जो है ना, प्रबंधन औपचारिक रूप से गठित व्यक्तियों के समूह से कार्य करने की कला है, कार्य कराने की कला है। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन में मैनेजमेंट किया जाता है तो कराने की है, उसमें किया नहीं जाता है, कराना होता है। तो प्रबंधन जो है वो औपचारिक रूप से गठित व्यक्तियों के समूह से कार्य कराने की कला है। यह ऐसा वातावरण निर्मित करने की कला है जिसमें व्यक्ति समूह भावना के साथ व्यक्तिगत स्तर पर उत्तम कार्य संपादित करता है। यह कार्य प्रणाली में व्यवधान को हटाकर, यह कार्य प्रणाली में जो भी रुकावट होता है उसको हटाकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए अधिकतम दक्षता वृद्धि करने की कला है। तो याद रहेगा, हेराल्ड कुंज के अनुसार प्रबंधन की क्या परिभाषा दी गई हुई है। ठीक है, और एक बार में नहीं याद होगा तो एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, मैनेजमेंट इज द फाउंडेशन, अच्छा ये इंग्लिश छोड़िए ना। अब हम लोग इसका हेराल्ड, क्या नाम था इनका,
हेराल्ड कुंज का परिभाषा देख लिए, वो उनके अनुसार प्रबंधन का क्या परिभाषा है। तो हेराल्ड कुंज के अनुसार प्रबंधन का क्या परिभाषा है कि जो भी हम लोगों का गठित समूह होगा उसको कायदे कराने की एक कला है। इससे है ना ऐसा प्रबंधन से एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है जिसमें जो है ना व्यक्ति अपने समूह भावना के साथ व्यक्तिगत स्तर पर उत्तम कार्य संपादित करता है। और इससे जो है ना जो भी कार्य में जो भी रुकावट आता है उस रुकावट को हटाकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए अच्छे से जल्दी अधिकतम इसमें उत्तम किया जाता है इसका उद्देश्य प्राप्त, ठीक है। ये हम लोग का हेरल्ड कुंज का परिभाषा है। अब मैकफारलैंड क्या नाम है? मैक मैकफारलैंड के अनुसार प्रबंधन का क्या परिभाषा है? तो मैकफारलैंड के अनुसार प्रबंधन जो है ना वो आधारभूत समन्वय तथा संचालन के संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। प्रबंधन प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। ये मैकफारलैंड के द्वारा कहा गया है। फिर जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंधन का क्या परिभाषा है? तो जॉर्ज टेरी के अनुसार पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। तो जॉर्ज टेरी का सबसे आसान है कि जो भी पहले से जो भी निर्धारित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी मानवीय या फिर कोई भी अन्य संसाधन जो उपयोग जो करना होता है ना उसमें उसको सुनिश्चित करवाना जो है ना वही उनके अनुसार प्रबंधन है। तो जॉर्ज टेरी का बहुत हल्का है। मैकफार्नाल्ड का भी बहुत हल्का है। प्रबंधन आधारभूत समन्वय तथा संचालन प्रक्रिया और इसमें थोड़ा सा कार्य कराने की एक कला है। इसमें क्या करते हैं इसमें हेराल्ड कुल के अनुसार प्रबंधन एक ऐसा बात है जो जो भी उस कार्य प्रणाली में जो भी रुकावट आता है उसको हटा के ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता वृद्धि करने की कला उद्देश्य प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये हेराल्ड कुंज है, जॉर्ज टेरी है, एक मैकफारलैंड है। तो तीनों के अनुसार से हम लोगों का क्या है प्रबंधन, वो आप लोगों का बता दी हूँ। चैप्टर का नाम है विद्यालय में भौतिक संसाधन का प्रबंधन। तो पहले मैं आप लोगों को प्रबंधन को बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ। लगभग आप लोगों को कितना देर बताया है? 10 मिनट आप लोगों को सिर्फ प्रबंधन ही बताया गया। प्रबंधन के बारे में आप अच्छे से समझ गए हुए। प्रबंधन के बारे में कौन कौन साइंटिस्ट क्या बोले हुए? तो सबसे पहले डेविस इसका किए थे, ठीक है। प्रबंधन के बारे में लेके आए थे, डेविस थे। फिर स्कॉट के अनुसार हम लोगों का एक स्कॉट आए थे, ठीक है। उनके अनुसार क्या था कि हम लोग पढ़े थे ना, स्कॉट कहाँ चला गया? जहाँ भी चला गया आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा मन करेगा तो। और 3 साइंटिस्ट के द्वारा प्रबंधन का अलग-अलग परिभाषा दिया हुआ है। पहला है हेराल्ड कुंज, दूसरा है मैकफारलैंड, तीसरा है जॉर्ज टेरी। क्या है? जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी नाम भी आसान है, परिभाषा भी आसान दिए हुए हैं। मैकफारलैंड का भी आसान ही है लेकिन भारी-भारी वर्ड है थोड़ा-सा, और हेराल्ड कुंज है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भौतिक संसाधन की अवधारणा, क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना है देखिए, चैप्टर में का नाम है विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्रबंधन समझिए, अब हम लोग भौतिक संसाधन समझेंगे, ठीक है। तो भौतिक संसाधन क्या होता है, भौतिक संसाधन की अवधारणा क्या है? तो विद्यालय में मानवीय संसाधन कितने ही दक्ष क्यों न हो, जब तक पर्याप्त भौतिक संसाधन नहीं हो तब तक वे भली भली प्रकार कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। विद्यालय में मानवीय संसाधन भले ही कितने भी टीचर आ जाए, लेकिन अगर वहाँ पे संसाधन ही नहीं रहेगा, कोई भी संसाधन, तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। विद्यालय में मानवीय संसाधन कितने ही दक्ष क्यों न हो, जब तक पर्याप्त भौतिक संसाधन नहीं हो तब तक वे भली प्रकार कार्य नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त विद्यालय भवन होना चाहिए, मैदान होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, खेलकूद का सामान होना चाहिए, प्रयोगशालाएँ होना चाहिए, शिक्षण सामग्री आदि के बिना विद्यालय का सुसंचालन नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भी विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय का भवन ही ठीक नहीं है, जैसे कि उसमें कभी बारिश हुआ तो इधर पानी गिरने लगा, उधर पानी गिरने लगा, कभी ये हुआ, उसमें पुस्तकालय ही नहीं है, वहाँ खेलकूद का कोई सामान ही नहीं रहेगा, कोई भी प्रयोगशाला ही नहीं रहेगा, शिक्षा के जैसे बोर्ड पे पढ़ाना है, वहाँ चौक ही नहीं है, डस्टर ही नहीं है, तो फिर पढ़ाना है ना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो विद्यालय का सुसंचालन नहीं किया जा सकता है। शिक्षा संस्था में भौतिक संसाधन का अपना महत्व है। भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या-क्या आएगा, तो भौतिक संसाधन में सबसे पहले तो स्कूल भवन आएगा, ठीक है। फिर आवश्यक उपकरण, जो-जो उपकरण उसमें यूज़ होगा वो आएगा। फिर फर्नीचर आएगा, बेंच ही नहीं रहेगा तो कहाँ बैठेगा, नीचे। पुस्तकालय होना चाहिए, प्रयोगशालाएँ होना चाहिए, कार्यशालाएँ होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, ठीक है? संग्रहालय होना चाहिए, शिक्षण साधन होना चाहिए, छात्रावास को सम्मिलित करते हैं, ठीक है? ये सारा चीज़ आप लोग छात्रावास को सम्मिलित करते हैं, छात्रावास जो होता है ना हॉस्टल वो होना चाहिए। तो हम लोगों को पता होना चाहिए भौतिक संसाधन कौन-कौन है विद्यालय के लिए, तो स्कूल का भवन होना ही चाहिए, उसमें आवश्यक उपकरण होना ही चाहिए, ठीक है? इक्विपमेंट जो भी लगने वाला है, जो भी ज़रूरी है वो होना चाहिए। फर्नीचर रहना चाहिए, पुस्तकालय रहना चाहिए, प्रयोगशाला रहना चाहिए, कार्यशाला रहना चाहिए, खेल का मैदान रहना चाहिए, ठीक है? संग्रहालय रहना चाहिए, ठीक है? संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम, शिक्षण साधन रहना चाहिए, ठीक है?
और छात्रावास रहना चाहिए, ठीक है? तो ये सब हम लोगों का है। तो भौतिक संसाधन में क्या-क्या रहना चाहिए बताइएगा आप लोग? स्कूल भवन रहना चाहिए, ठीक है। उपकरण रहना चाहिए, ठीक है। फर्नीचर रहना चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय रहना चाहिए, ठीक है। प्रयोगशाला रहना चाहिए, ठीक है। कार्यशालाएँ रहना चाहिए, ठीक है। खेल का मैदान रहना चाहिए, ठीक है। संग्रहालय रहना चाहिए, ठीक है। शिक्षण साधन रहना चाहिए, ठीक है। छात्रावास रहना चाहिए, ठीक है। लगभग भौतिक संसाधन कितने हैं? 10। 10 का नाम याद हो ही गया होगा या फिर पढ़ के पता चल ही जाएगा कि हाँ, ये स्कूल में रहना चाहिए कि नहीं, ठीक है? स्कूल भवन भौतिक संसाधनों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। अब जो भी जितना 10 है ना, 10 के बारे में अच्छे से समझेंगे हम लोग। स्कूल भवन जो है ना, वो भौतिक संसाधनों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। शेष सभी भौतिक संसाधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल भवन से संबंधित है। जितना भी है स्कूल, सारा कुछ के स्कूल भवन के अंदर ही रहेगा ना, ठीक है? तो स्कूल भवन तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्कूल ही नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगा? कहाँ पे बैठ के पढ़ेगा सब? क्या बोलते हैं, आम के पेड़ के नीचे? चलिए, स्कूल भवन भौतिक संसाधनों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। शेष सभी भौतिक संसाधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल भवन से संबंधित है। स्कूल पुस्तकालय सर्वोत्तम मुख्य अध्यापक है, ठीक है, बेस्ट साइलेंट टीचर। छात्रावास छात्रों का दूसरा घर है, ठीक है। छात्रावास मतलब हॉस्टल जो है वो छात्रों का दूसरा घर है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट का घर दूर रहता है वो छात्रावास में ही रहते हैं। प्रत्येक संसाधन छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल प्रांगण भी स्कूल प्रबंधन में महत्वपूर्ण कारक है। स्कूल प्रांगण भी रहना चाहिए ना, ठीक है। स्कूल प्लांट स्कूल प्लांट स्कूल प्रशासन के मुख्य तत्वों में से एक है। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार, ये फिर याद रखना, ये एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार प्रांगण का अर्थ है किसी स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालयों का मैदान। प्रांगण का क्या अर्थ है? प्रांगण का अर्थ है स्कूल कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय का जो मैदान होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रांगण, जहाँ उसका मुख्य भवन स्थित होता है। स्कूल प्लांट में, ठीक है, स्कूल प्लांट में क्या क्या आता है? स्कूल भवन, स्कूल प्लांट में स्कूल भवन, फर्नीचर, उद्यान मतलब बगीचा, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास। स्टाफ के लिए भी आवास होना चाहिए, कक्षा रहना चाहिए, विशिष्ट कक्ष रहना चाहिए, हॉल रहना चाहिए, स्टाफ रूम रहना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए सामान्य कक्ष रहना चाहिए, जलपान गृह मतलब कैंटीन रहना चाहिए, साइकिल स्कूटर का मतलब कि स्टैंड रहना चाहिए। ये सारा कुछ रहना चाहिए स्कूल प्लांट में, मतलब स्कूल के प्रांगण में। स्कूल के प्रांगण में ही रहना चाहिए। स्कूल जहाँ बना हुआ है वहीं पे ना रहेगा साइकिल लगाने वाला, स्कूटर लगाने वाला, चाहे कैंटीन वगैरह। अगर कॉलेज या स्कूल के बच्चा को खाना खाना होगा तो बाहर थोड़ी जाएगा, ठीक है। अब क्या है, स्कूल प्लांट को कार्य अवधि में बच्चों के घर का सामान स्कूल प्लांट को कार्य अवधि में बच्चों के घर के समान समझना चाहिए। इसे एक ऐसी प्रयोगशाला समझा जाना चाहिए जहां बच्चे क्रिया द्वारा सीखें। इसे युवा केंद्र समझा जाना चाहिए जहां उनके विकास के लिए पुस्तकालय तथा मनोरंजक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्कूल प्लांट स्कूल प्लांट सामुदायिक सामाजिक केंद्र के रूप में भी प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अतः स्कूल प्लांट द्वारा बच्चों और बूढ़ों का अध्ययन, चिंतन तथा रचनात्मक क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जो भौतिक संसाधन के बारे में तो देख लिए कौन कौन भौतिक संसाधन है। अब हम लोग देखेंगे भौतिक संसाधन जो है ना उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, ठीक है। भौतिक संसाधन के प्रबंधन के सिद्धांत। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? आवश्यकता निर्धारित करने का नियम। तो भौतिक संसाधन की आवश्यकता जो है ना उचित ढंग से निर्धारित की जानी चाहिए, ठीक है। उसका सही ढंग से निर्धारित किया जाना चाहिए भौतिक संसाधन को, ठीक है। सेकेंड क्या है आप लोग का? अर्जन सिद्धांत। क्या है? अर्जन सिद्धांत। तो भौतिक संसाधनों के पर्याप्त प्राप्त करने के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। पहला क्या है? आवश्यकता निर्धारित करने का नियम, मतलब जितना जरूरी है ना उसी के हिसाब से उसका आवश्यकता होगा ना उसी हिसाब से यूज करना है। अर्जन सिद्धांत है दूसरा। अर्जन सिद्धांत क्या है? भौतिक संसाधनों के प्राप्त करने के जो भौतिक संसाधन के प्राप्त करने का जो सिद्धांत है ना उसका पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है आप लोगों का? उपयोगिता का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत क्या है? भौतिक संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। चौथा क्या है आप लोगों का? संभाल का सिद्धांत, ठीक है। तो भौतिक संसाधनों की भली भांति संभाल की जानी चाहिए, ये क्रम में होना चाहिए। रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत। भौतिक संसाधनों का रिकॉर्ड रखने के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। जवाबदेही कसौटी निर्धारित करने का सिद्धांत। भौतिक संसाधन के प्रबंधन में जवाबदेही की कसौटी निर्धारित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? साधन विकसित करने का सिद्धांत। तो भारतीय भौतिक संसाधन विकसित किए जाने चाहिए। लास्ट है सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत। तो समुदाय के संसाधनों के भली भांति प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या आप लोगों को? विद्यालय में भौतिक प्रबंधन की आवश्यकता। तो जितने भी भौतिक संसाधन थे वो सभी को प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है विद्यालय में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को
वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का सबसे व्यापक, महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था ही है। विद्यालय संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत संगठनात्मक इकाई है। प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध भी आवश्यक होता है। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व वर्तमान वर्तमान समय में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। विद्यालयों में अनेक प्रकार के विद्यालयों में अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रतिभाओं का जन्म हो रहा है। यह सभी विद्यालय प्रबंधन का ही परिणाम है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विद्यालय में एक कुशल प्रबंधक की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो विद्यालय के वातावरण में सुधार कर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। इस प्रकार वर्तमान में विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता अपरिहार्य है। विद्यालय में प्रबंधन की आवश्यकता एक महत्व को निम्नवत रूप से समझा जा सकता है। पहला क्या है? विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की भी व्यवस्था करने का सफल प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या है? बालकों को के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा क्या है? विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ किया जाता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। विद्यालय प्रबंधन का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि उसे विद्यालय का सफल संचालन करना होता है, क्योंकि इसके अभाव में विद्यालय का प्रभावपूर्ण संचालन असंभव है तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो सकता है और न ही उन्हें उचित शैक्षिक वातावरण मिल सकता है। विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालित किया जाता है, जिससे छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए योग्यता के आधार पर ही शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कार्यभार सौंपा जाता है, ठीक है। अब हम लोगों का ये वाला खत्म करते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या है? निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्यालय का प्रबंध तत्व उत्तम है तो उस विद्यालय से निकलने वाले छात्रों की उपलब्धि भी उत्तम एवं प्रभावशाली होगी, जो अपने विद्यालय, देश, परिवार और समाज का मस्तक ऊंचा रखते हुए अपने उच्चतम गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज विद्यालयों को सर्वप्रथम अपने प्रबंधन तंत्र को सबल और सशक्त बनाने के प्रयास करने चाहिए, जो किसी भी संस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। भारत संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसकी सफलता के लिए हमें विद्यालय प्रबंधन की समीक्षा तथा अवलोकन करना होगा और अपेक्षित सुधार को प्रोत्साहन देकर उसे सशक्त बनाना होगा। विद्यालय प्रबंधन के महत्व और आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन को निम्नलिखित तथ्यों का अनुसरण और पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। दूसरा, शिक्षा का क्या है? प्रजातांत्रिक दर्शन। दूसरा क्या है? योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित। चौथा, विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित। और पांचवा क्या है? लचीलापन, अनुकूलन एवं स्थायित्व, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है? भौतिक संसाधन प्रबंधन का प्रभाव। जो भौतिक संसाधन का प्रबंधन किया ना, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो है। फिर क्या हम लोग का भौतिक संसाधन प्रबंधन की विशेषता क्या है। फिर क्या हम लोग का जो भौतिक संसाधन प्रबंधन है उसके क्या क्या भाग है, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग एक ही दिन नहीं पढ़ेंगे। ये आज हम लोगों का लेक्चर 1 था, लेसन 1 का, ठीक है। हम लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड का लेसन 1 का लेक्चर 1 था। हम लोग फिर लेक्चर 2 आएगा, उसमें हम लोग आगे की जानकारी को देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, थैंक यू, बाय।